बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको इंस्पायर किसने किया, इंस्पिरेशन किससे लेते हैं। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े मेरी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस हैं। कायद आज़म को ज़ाहिर है सब पाकिस्तानी जो हैं उनसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन जो शख्स जिसको मैंने सबसे करीब से देखा, जो मेरी कांस्टेंट ज़िंदगी की इंस्पिरेशन थी, वो मेरे वालिद थे। ज़िंदगी में पर्सनल अचीवमेंट कैसे की जाती है, एक्सेलेंस किस तरीके से परस्यू की जाती है, अपने से बढ़ के कौम का कैसे सोचा जा सकता है, सैक्रिफाइस कैसे की जा सकती है, ये सब मैंने अपने घर में अपने वालिद से सीखा। ज़िंदगी का सफ़र उनका एक मिडिल क्लास फैमिली से हुआ। उसके बाद वो वहाँ से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए। 7 स्पोर्ट्समैन थे, ऑल इंडिया हॉकी टीम में सेलेक्ट हो गए। और उस वक्त आपको पता है कि इंडिया की हॉकी टीम जो थी वो दुनिया की बेहतरीन टीम थी, हर ओलंपिक्स जीते थे। बदकिस्मती उनकी ये थी कि 1940 से 44 जब उनको ओलंपिक्स खेलनी चाहिए थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हो रही थी। उसके बाद कायद आज़म के साथ स्टूडेंट एड उन्होंने काम किया। 23 मार्च 1940 को मीनार पाकिस्तान जहाँ पे अब है वहाँ पे मौजूद थे, जहाँ करारदाद पाकिस्तान पास की गई। कायद आज़म के साथ सफ़र किया। उसके बाद कायद आज़म ने एक मुसलमान नौजवानों से अपील की थी कि वो फ़ौज में शामिल हों, और ब्रिटेन के साथ ये बात हुई कि अगर हम आपको मदद करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो उसके बाद जब आज़ादी दी जाएगी हिंदुस्तान में तो मुसलमानों की भी बात सुनी जाएगी। और उसी अपील के रिज़ल्ट में, रिएक्शन में, मेरे वाले साहब फ़ौज में चले गए। बर्मा में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी। और उसके बाद जब दायरा पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान आ गए। उस वक्त वो कैप्टन थे। उनकी करियर की एक बड़ी ख़ास बात जिस पे उनको बहुत प्राइड था, वो कि किसी भी सोल्जर के लिए जब उनका करियर शुरू हुआ तो वो एक्टिव ड्यूटी में थे, बर्मा में थे। और जब उनका करियर ख़त्म हुआ, जिसकी बात मैं ज़रा सी बाद में भी करूँगा, वो 1971 में छम का जो इलाका था जो पाकिस्तान ने फ़तेह किया, वो वहाँ पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे और आखिरी दिन रिटायरमेंट तक वो वहीं पे मौजूद थे। तो उनका करियर स्टार्ट भी इससे हुआ और ख़त्म भी इससे हुआ। 65 की वॉर में दूसरी जो बड़ी एक उनकी खुशकिस्मती थी कि दोनों जो बड़ी जंगें पाकिस्तान की हुई जिसमें हिस्सा लिया, उन दोनों जंगों के अंदर वो ऐसे मुकाम पे थे जहां पाकिस्तान को फतेह हासिल हुई। 5 और 6 सितंबर की दरमियानी रात 65 की वॉर शुरू हुई। पाकिस्तान ने जब काउंटर अटैक किया तो उस दिन शाम को 6 बजे के करीब पाकिस्तान जो है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर दाखिल हुआ पहली दफ़ा। और वो 11th डिवीजन जिसके कर्नल स्टाफ थे मेरे वालिद, वो सबसे पहले इंडियन टेरिटरी के अंदर गया, जहाँ पर मेरे वालिद साहब बिल्कुल जिसके सामने बॉर्डर के थे, वो खेमकरन का इलाका था। वो खेमकरन का शहर फतेह हुआ उसी रात को, 6 की रात को फिर फतेह हो गया, यानी जंग शुरू होने से तकरीबन 24 घंटे से भी कम में। और जंग के बाद मुझे याद है मैं वहाँ पर गया, वहाँ पे घरों में गया। मुझे याद है कि वो हिंदी की बच्चों की कोई मैगजीन पड़ी हुई थी, वो मैंने उठाई। फिर हम टैंक के अंदर गए, उसमें एक एम्प्टी शेल्स रखे हुए थे, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है। और ये भी मुझे बहुत खुशी जिस बात की थी कि उनका जो बंकर था, वो ज़ाहिर है बंकर बिल्कुल सादा, उसमें तो और कुछ होता नहीं था, सिर्फ एक टेबल के ऊपर एक मेरी तस्वीर लगी हुई थी। सिर्फ मेरी तस्वीर थी वहाँ पे, जो 65 वॉर के फ़ौरन बाद जब हमने विजिट किया। उसके बाद 71 की वॉर के अंदर वो उससे पहले जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुके थे GOC 23rd डिव। और 23rd डिव की जो वॉर के अंदर असाइनमेंट थी वो यही एरिया था, छबजोड़ियाँ का जो सेक्टर है आज़ाद कश्मीर की तरफ, वहाँ पे महाज पर थे। और उसको कमांड कर रहे थे जनरल इफ्तिखार जंजुआ। जनरल इफ्तिखार जंजुआ पहले पाकिस्तानी बने जो जनरल जो जंग के दौरान जो शहीद हुए। और उनके बाद क्योंकि मेरे वालिद ने पहले से कमांड किया हुआ था, तो 3 दिसंबर को जंग शुरू हुई थी। 6 की शाम को या 7 की सुबह को जनरल इफ्तिखार जंजुआ की डेथ होती है। और 10 को रिप्लेसमेंट के तौर पे मेरे वालिद साहब वहाँ पे जाते हैं। तो आखिरी एक हफ्ता जो वॉर का था, 23rd डिव को वही कमांड कर रहे थे। और तवी का जो एरिया है उसका मॉपिंग अप ऑपरेशन, और जो छम के करीब का जो इलाका था तवी के इस तरफ का, उसको कंट्रोल करना। और एक और खुसूसी बात यह कि ये वो इलाका है जो पाकिस्तान ने 71 के बाद फिर वापस नहीं किया। तो आज भी पाकिस्तान का जो है कंट्रोल है उस छम के इलाके में जो 23rd डिवीजन ने कब्जा किया था। तो उनकी खुशकिस्मती ये रही है कि वो जब भी जंग में गए, 2 बड़ी जंगों के अंदर पाकिस्तान के लिए उन्होंने हिस्सा लिया, तो फतेह हासिल हुई जहाँ पर भी वो मौजूद होते थे। दूसरी चीज़ ख़ास तौर पर जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, बड़ी उसके ऊपर बात होती है सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं हर दूसरे दिन कोई नई कहानी सुनता हूं उसमें। और वो ये था कि मेरे वालिद साहब का नाम हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। तो वो क्या बात थी जिसकी वजह से उनका नाम मौजूद है? अब हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो ज़ाहिर लोग पढ़ने में कम यकीन रखते हैं पाकिस्तान में, तो ज़्यादा लोगों ने पढ़ी तो है नहीं।
उस के अंदर अगर आप देखें तो 11 मुख्तलिफ ट्रायल्स का उन्होंने रिकमेंडेशन किया कि ये ट्रायल किए जाने चाहिए, पब्लिक ट्रायल किए जाने चाहिए। और उसके अलावा 9 उसके अलावा इंक्वायरीज थी। कई अफसरान ऐसे जो हैं, सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, मेजर जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स तक के नाम उन्होंने दिए। में नाम से उन्होंने इल्ज़ामात लगे हुए हैं। किसी के ऊपर फाइनेंशियल करप्शन का इल्ज़ाम है, किसी के ऊपर मॉरल डिप्रावेशन का इल्ज़ाम है, ब्राइबरी लेने के इल्ज़ाम बड़े मुख्तलिफ किस्म के स्पेसिफिक नाम के साथ दिए गए हैं। उन तमाम इल्ज़ामात में मेरे वालिद का कहीं जिक्र नहीं है। जो ट्रायल जिसके अंदर जिक्र किया गया है वो एक मजमूई जिम्मेदारी के तौर पर या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, 7 जो सीनियर मोस्ट जनरल थे उस वक्त पाकिस्तान के, उनका नाम दिया हुआ है। उनके ऊपर जो किन चीज़ों के ऊपर ट्रायल करने के लिए किया गया वो 4 मुख्तलिफ बातें थी। पहली बात ये थी कि जो जनरल याया ने टेक ओवर किया जनरल अयूब से, वो एक गैर कानूनी इकदाम था। मुझे उसका पता नहीं, सच्ची बात है, बहुत ज़्यादा मैं बहुत छोटा था ज़ाहिर है उस वक़्त। ये मुझे पता है कि मेरे वाले साहब उस वक्त जनरल भी नहीं थे। मेरे वाले साहब उस वक्त मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टर चलाते थे, ब्रिगेडियर थे। जनरल गुल हसन 65 की वॉर में थे, जब वो CGS बने तो मेरे वालिद ने उनको रिप्लेस किया। और जनरल अयूब खुद दे के गए थे, पता नहीं था, गैर कानूनी तो बिल्कुल था, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन थी। उन्होंने खुद किया अपनी मर्जी से, जनरल अयूब ने या किसी ने करवाया, मुझे उसका नहीं पता। तो एक तो ये इल्ज़ाम है। दूसरी बात जो उसके अंदर लिखी हुई है वो है कि 1970 का इलेक्शन जो है, उस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। मेरे वालिद जो हैं वो 1970 के शुरू से लेके 1971 में, जब जंग का मैंने जैसे जिक्र किया था पहले, जब उनको बॉर्डर पर जाना पड़ा, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे। तो इलेक्शन कराने के जो जिम्मेदारियां थी उसके साथ इनका जोड़ बिल्कुल था। अब फिर वही बात, मुझे नहीं पता कि वाकई में कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई या नहीं की गई, लेकिन ये मुझे पता है कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम नकाद और तकरीबन तमाम पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि पाकिस्तान में 1970 के अलावा कोई फेयर इलेक्शन ही नहीं हुआ। तो अगर उसके अंदर कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की भी गई तो उसके बावजूद वो ऐसा इलेक्शन है जिसको आज तक तमाम पाकिस्तानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे फेयर इलेक्शन है। इमरान खान उसका जिक्र कर चुके हैं, अख्तर मिंगल उसके ऊपर बयान दे चुके हैं, और तकरीबन जैसे मैंने कहा तमाम पॉलिटिकल लीडर्स और सियासी नक्काद जो हैं वो यही बात करते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे शफाफ इलेक्शन था। तीसरी बात जो उसके अंदर की गई है वो ये की गई है कि जब इलेक्शन हो गया तो उस इलेक्शन होने के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर जो है उसके अंदर रखना डाला गया, और पॉलिटिकल कुछ सियासी पार्टियों को ये कन्विंस करने की कोशिश की गई कि आप ये असेंबली का सेशन जो होना था ढाका में उसको ना अटेंड करें। अब वो पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है। जुल्फिकार अली भुट्टो जो वेस्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमर्ज किए थे इलेक्शन के बाद, उन्होंने बॉयकॉट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई वहां जाएगा, वो फेमस अल्फाज, तो टांगे तोड़ दी जाएंगी। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी कमेंट कर चुके हैं कि उसका पस मंजर क्या था, उन्होंने क्यों ये कहा। लेकिन ये भी तारीख का हिस्सा है कि मेरे वालिद की और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, और जब भुट्टो साहब पावर में आए तो उसके बाद जो इकदाम उन्होंने लिए तो उससे वो बिल्कुल वाज़ेह भी हो जाता है। तो अगर किसी ने कन्विंस भी किया था भुट्टो साहब को, अगर वो खुद अपने जहन से नहीं सोच रहे थे और किसी जनरल ने कन्विंस किया था, तो मेरे वालिद साहब के साथ उनके साथ ऐसी कोई रिलेशनशिप थी नहीं जिससे वो कन्विंस कर पाते या भुट्टो साहब उनकी बात सुनते। चौथी और आखिरी चीज़ जिसके लिए ट्रायल करने की बात की गई है, जहाँ पे मेरे वालिद साहब का जिक्र है, और जैसे मैंने कहा एक मजमूई जिम्मेदारी के तौर पर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर, वो है 1971 की जो जंग हुई थी उसका ईस्ट और वेस्ट के अंदर जो जिस तरीके से वो जंग लड़ी गई। मैं पहले इसका जिक्र कर चुका हूं कि मेरे वालिद साहब 10 दिसंबर को गए थे बॉर्डर के ऊपर, और जिस वो डिवीजन को कमांड कर रहे थे उस डिवीजन ने छम के ऊपर कब्जा भी किया, तभी तक एरिया क्लियर भी हुआ और आज तक पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से जहाँ तक मेरे वालिद का जो रोल था उसके अंदर वो एक पॉजिटिव, वो उनकी खुशकिस्मती थी, अल्लाह ताला का करम था कि वो एक पॉजिटिव वहाँ पर रोल था। तो इस तमाम चीज़ के अंदर आप देखेंगे कि कहीं पे भी
आर्मी ऑपरेशन जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ मार्च 1971 के बाद शुरू हुआ था, उसमें कहीं मेरे वालिद साहब की जिक्र नहीं है यहाँ पे। उसका एक अलग उन्होंने ट्रायल ऑर्डर करने को कहा था, जिसके लिए उन्होंने अल्फाज, ये महमूद रहमान कमीशन के अल्फाज है, एलिजेड एट्रोसिटीज, यानी मुबैना जो जुल्म किया गया है, जो तशद्दुद किया गया है, उसके ऊपर उन्होंने कहा था एक पूरी तहकीकात की जाए। उस पर उन्होंने कई और कमेंट्स भी किए हुए हैं। लेकिन उस मिलिट्री ऑपरेशन को लीड किया पहले जनरल टिक्का खान ने, और उसके बाद जनरल नियाजी ने उनसे टेक ओवर कर दिया। और उसके अलावा कई, जिस तरह मैंने कहा, जनरल्स के ऊपर, ब्रिगेडियर्स के ऊपर, इनमें से कुछ इल्जामात नाम से भी लगाए गए। उनमें कहीं पे मेरे वालिद साहब का जिक्र नहीं है, क्योंकि मेरे वालिद साहब की आखिरी असाइनमेंट जो ईस्ट पाकिस्तान की थी वो 1962 में थी। उसके बाद वो कभी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। जैसे मैंने कहा कि जनरल टिक्का खान इसको लीड कर रहे थे, और उसके बाद जब वो वापस आए तो इसको लीड किया जनरल नियाजी ने। जो ऑपरेशन हुआ, ये भी एक अहम बात है मेरे ख्याल में, लोगों को इसके ऊपर भी जरा सा गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो उसके बाद डिवाइड हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान जो है पाकिस्तान रह गया, तो वो जो हमारी लीडरशिप थी वो क्या समझती थी उस आर्मी ऑपरेशन के बारे में, उसका सिर्फ इससे ख्याल लगाइए कि ये ऑपरेशन लीड किया था जनरल टिक्का खान ने। जब भुट्टो साहब इक़्तिदार के अंदर आए तो इक़्तिदार में आने के चंद माह के बाद उन्होंने जनरल टिक्का खान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर प्रमोट कर दिया, और बाद में रिटायर होने के बाद जनरल टिक्का खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी उस वक्त की, उसके सेक्रेटरी जनरल बनाए गए। तो ये भी जरा सा जहन में रखा जाए कि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप उस आर्मी ऑपरेशन के बारे में क्या समझती है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। लेकिन उससे कतर नजर के आपका क्या व्यू है, ये बिल्कुल क्लियर है कि मेरे वालिद साहब का उस ईस्ट पाकिस्तान के ऑपरेशन से कोई उसका ताल्लुक नहीं था। जो हर कुछ दिन के बाद में कुछ वजीर, या कहना चाहिए एक्स वज़रा जो हैं, वो भी इसकी बात करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उदम चलता रहता है। भाई सबके साथ बड़ी एक मुअद्दबाना, या क्या वो वसीम बदामी कहते हैं, एक मासूमाना आपको एक सिफारिश है कि खुदा का वास्ता पढ़ लें जाके रिपोर्ट को, और रिपोर्ट को पढ़ने के बाद फिर आप बात कीजिएगा। मैंने जैसे कहा, जो उन्होंने ज़िंदगी में किया, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के लिए सेक्रीफाइस की, जिस तरह उन्होंने वर्दी में पहन के पाकिस्तान का दिफा किया, मुझे उस पर फ़ख्र है। और कोशिश ये करता हूँ कि उन जैसा तो कर ही नहीं सकता, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन जैसी सेक्रीफाइस, उन जैसी कमिटमेंट पाकिस्तान को दिखाई जा सके, लेकिन कुछ उनसे सीख के थोड़ा बहुत हम भी करें। आई लव यू अबू।